सबसे पहले करते हैं हम 47 क्वेश्चन टू बी डिटर्मन बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। अब इसको पढ़ते वक्त इसका एक तो मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, उससे पहले हम इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं ताकि आपको जब भी लॉ गेट का पेपर तैयार करते हैं कंसेप्ट सुनने के साथ साथ वो वर्ड भी देखा करें, जो एग्जैक्ट वर्डिंग है ना लॉ की, उसको भी देखा करें। उसको देखने का और बताने का पढ़ाने का मकसद मेरा ये है कि जब आप लॉ की एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ेंगे ना, उसके साथ कंसेप्ट तैयार करेंगे, तब आपको वो लाइफ टाइम के लिए चीज़ें नहीं भूलेंगी। तो अब इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ते हैं। Question to be determined by the court executing decree. All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representatives and relating to Walaikum Salam, इधर बैठ जाए, and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit. अब इसका जो पहला पोर्शन है उसमें यह कहता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक कोर्ट जो है वो डिक्री पास करती है, उसके बाद जो पास करती है वो एग्जीक्यूशन नहीं करवाती। एग्जीक्यूशन करवाने के लिए एक और कोर्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अच्छा, ये जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ना, वो ये कहता है इस सेक्शन में 47 के मुताबिक कि जो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में आप डिसाइड करेंगे, जो अराइज होंगे दो पार्टियों के दरमियान या उनके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान, उनको हल करने के लिए कोई अलग से दावा नहीं करना पड़ेगा। जब एग्जीक्यूटिंग के पास एक केस चला गया, इसके कोर्ट ने डिक्री पास की है, उसके बाद वो चला गया एग्जीक्यूशन में, यानी उस डिग्री पर अमल दरामद करने के लिए आगे चला गया। जब उस कोर्ट के पास पहुंचा है तो वो ये कहते हैं कि वो जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं उनको हल करने के लिए एक सेपरेट सूट नहीं किया जाएगा। वो जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वही उनको डिसाइड करेगी, वही दोनों पार्टियों को सुनेगी, सुनने के बाद उनका हल निकालेगी। इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, सब सेक्शन 2 है इसका। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज द लिमिटेशन और जुरिसडिक्शन ट्रीट ए प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज ए सूट और ए सूट एज ए प्रोसीडिंग एंड मे इफ नेसेसरी ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फीस। अब कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखते हुए एडिशनल फीस का भी ऑर्डर कर सकती है। उसकी लिमिटेशन देखेगी, आया ये डिक्री सही पास हुई है, उसके बाद ये देखेगी आया इसमें कोर्ट फीस प्रॉपर लगी हुई है, वो सारी चीज़ें मामलात को देखने के बाद उस पर एग्जीक्यूशन करेगी। इसका सब सेक्शन 3 है, वेयर ए क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी, सच क्वेश्चन शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। अब इसमें यह देखा जाएगा कि एक क्वेश्चन आया है, वो कहता है जी ये जो इसने अपना रिप्रेजेंटेटिव दिया है, नुमाइंदा दिया है, ये इसका है ही नहीं, तो ये पार्टियों का मकसद नहीं है, पार्टियों ने उसको जस्ट हाईलाइट करना है, इसको डिटरमिन करना जो है वो कोर्ट का काम है। शकील आप थोड़े से लेट आए हैं तो सेक्शन 47 हम पढ़ रहे थे। सेक्शन 47 हमें ये बताता है एक कोर्ट ने जब डिक्री पास की है तो वो एग्जीक्यूशन में चली गई। अब ये 47 हमें बेसिकली एग्जीक्यूशन के मामलात बताएगा। एग्जीक्यूशन के दौरान जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, आया डिक्री सही पास हुई है, गलत पास हुई है, डिक्री प्रॉपर जुडिक्शन के साथ पास हुई है, प्रॉपर अमाउंट के साथ पास हुई है, या जितने भी मामलात हैं दोनों पार्टियों के दरमियान जिनके दरमियान डिक्री पास हुई है या उनके रिप्रेजेंटेटिव के, वो जितने भी क्वेश्चन अराइज होंगे उनको क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अंदर ही डील किया जाएगा, उनके हल के लिए कोई अलग से दावा नहीं दायर किया जाएगा। और इसमें सब सेक्शन इसका ये कहता है, सब सेक्शन 2 इसका ये कहता है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आप उनके कोर्ट फीस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, लिमिटेशन चेक कर सकते हैं और बाकी प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। और इसका सब सेक्शन 3 हमें बताता है कि आया अगर एक बंदा ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये असल में इसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आप बस ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, उसको डिटरमिन करना ये कोर्ट का काम है। ठीक है, ये जी था हमारा सेक्शन 47, क्वेश्चन टू बी डिटरमिन बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, यानी जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्री पास होने के बाद अराइज होंगे वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट देखेगी। उसके बाद सेक्शन 75 निकालें, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे।
मेरे बताने का या पढ़ाने का जस्ट मकसद ये है, हर सेक्शन की वर्डिंग को मैं डायरेक्ट कंसेप्ट भी आपको बता सकता हूँ, उसका ऐसा इशू नहीं है। ये हमारे पास है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, इसको हम सिंपल वर्ड में लोकल कमीशन भी कहते हैं, कमीशन के नाम से इसको हम याद रखते हैं, कमीशन। अब इसमें होता क्या है कि अक्सर औकात जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि कोर्ट जो है वो लोकल कमीशन अपॉइंट करती है कि एक बंदे का पता करके आया वो ठीक है या नहीं है। एक प्रॉपर्टी है, पार्टीशन करनी है, फॉर एग्जांपल 4 भाइयों के दरमियान 1 एकड़ का इशू है, कोर्ट बंदा अपॉइंट करेगी कि इनके बराबर आपस में जो है तकसीम कर दें। उसके बाद कोई और तफ्तीश करनी है, फॉर एग्जांपल एक मकान का इशू है, ए और बी के दरमियान एक मकान का इशू है, ये बीच में रोड गुजर रही है। ए कहता है जी मेरा मकान मशरक साइड पे है, बी कहता है जी नहीं मकान जो है वो मगरब साइड पे है, मकान ये है, ये प्रॉपर्टी है, वो कहता है मशरक साइड पे, ये कहता है मगरब। अब कोर्ट क्या करेगी, लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी कि इसको डिटरमिन करो, एग्जैक्ट रिपोर्ट दो कि मकान वाकई मशरक साइड पे है या मगरब, यानी जो एग्जैक्ट सिचुएशन होगी ना प्रॉपर्टी की, लोकल कमीशन ने वो इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट बतानी है। एक बंदे के बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसकी हालत बतानी, वो बंदा ठीक है या बीमार है या बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है, तो ये इसका काम, इसको अब पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में इशू ए कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन। पहली बात वो कहता है किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, यानी उसका पता करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है या उसकी कंडीशन क्या है। टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई केस आया कोर्ट के पास, उसकी लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है कि एक प्रॉपर्टी का केस आ गया, तो इसमें लोकल इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है। ए कहता है जी मकान मशरक की तरफ है, बी कहता है जी नहीं मगरब की तरफ है। अब जो लोकल कमीशन एक्स अपॉइंट होगा ना, वो एग्जैक्ट रिपोर्ट देगा जी मकान किस जगह पे, जो वो रिपोर्ट देगा कोर्ट उस पर रिलाई करेगी। उसके बाद है टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, 2 पार्टियों के दरमियान कोई लेन देन का इशू है, उसकी सेटलमेंट करवाने के लिए भी लोकल कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद टू मेक ए पार्टीशन, प्रॉपर्टी है उसकी डिवीजन करनी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, एक प्रॉपर्टी उसके 4 वर्सा है या 4 उसके शेयर हैं, तो क्या करेगी कोर्ट, लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी कि आया इनको प्रॉपर जितना जितना इनका हिस्सा बनता है उन पर डिवाइड कर दिया जाए। ये काम है लोकल कमीशन का। इसमें लोकल कमीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि लोकल कमीशन का बंदा जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, सिविल करेगा, क्रिमिनल नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 96, ये अपील का सेक्शन है, सेक्शन 96। इसमें अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, एक बात आती है ना अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, ये बेसिकली क्या है, तो इसकी पहले वर्डिंग पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री से वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of such court. An appeal may be live from an original decree passed ex parte. उसके बाद कहता है जी no appeal shall lie from a decree passed by the court with consent of parties. अब इसमें 3 चीज़ें कहता है। पहले वो ये कहता है कि कोई भी डिक्री पास होती है उसके खिलाफ जो उसकी बड़ी अदालत है, ओरिजिनल डिक्री वो होती है जो पहली डिक्री होती है। एक बात ये ज़हन नशीन कर लें, कोई ये केस दायर हुआ, इसके बाद ये डिग्री पास हुई, ये फर्स्ट डिग्री है, उस पर जो अपील होती है उसको कहते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। उसके बाद रिवीजन वो सेकंड अपील है, वो बाद का प्रोसेस। जो एक डिग्री पास होने के बाद फर्स्ट अपील होती है उसको अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री कहते हैं, ठीक है।
एक ये कंसेप्ट याद रख लें। उसके बाद वो कहता है कि जो भी केस दायर डिक्री होता है इस लॉ के मुताबिक उसकी अपील जो है होगी। आगे सब सेक्शन जो है इसका 2 है वो उसमें ये कहता है कि एक्स पार्टी डिक्री पास जो होती है उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके खिलाफ अपील पास नहीं होती, वो है अपील विद कॉन्सेंट, सॉरी डिक्री पास विद कॉन्सेंट। यानी दो पार्टियाँ, ए और बी पार्टी है, ए ने बी के खिलाफ केस किया है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी भी आगे स्टेटमेंट दे देता है जी हाँ जी इसको दे दिया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। यानी ये डिक्री पास हुई विद कॉन्सेंट। जो विद कॉन्सेंट डिक्री दोनों पार्टियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिक्री पास होगी उस पर अपील नहीं हो सकती। लेकिन इसमें आगे एक फर्दर रूल है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, उस डिक्री पर भी अपील हो जाती है। वो कैसे होती है? फॉर एग्जांपल ए और बी मुआहदा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, ये ए को दे दी जाए, बी कहता है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी शर्त ये है, वो कुछ कंडीशन लिखवा लेता है कि ये 2 महीने बाद मुझे इतने पैसे देगा या ये चीज़ देगा। विद कॉन्सेंट ही डिग्री पास हो रही है ना। अगर वो ए 2 महीने के बाद बी को कंपनसेट नहीं करता वो अपील कर सकता है। ये जजमेंट्स की बातें हैं जो फर्दर रिसर्च के बाद या प्रैक्टिकल होने के बाद सामने आई हैं। हाँ, अपील तो होती ही डिग्री के ख़िलाफ़ है ना। जो डिग्री आपके ख़िलाफ़ पास हुई है आप उसके ख़िलाफ़ ही अपील में जाएंगे ना। तो वो इसका मतलब क्या है, डिग्री की कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं। हाँ ओरिजिनल। उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन 104, ये है जी अपील फ्रॉम ऑर्डर। मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि एक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है जब एक केस दायर होता है उसमें नोटिस से लेकर फाइनल ऑर्डर तक, फाइनल जजमेंट तक, एक केस में जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वो ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल एक केस दायर किया, उसमें ऑर्डर हो गया जी नोटिस करवा दे, फर्दर ऑर्डर हो गया जी इसमें अखबार इश्तिहार करवा दे। अब बाज़ दफ़ा एक हम केस दायर करते हैं स्टे के लिए, पहला ऑर्डर स्टे का हो जाता है, बाज़ किसी चीज़ की इजाज़त के लिए ऑर्डर हो, यानी एक केस में जो डे बाय डे प्रोसीडिंग होती है वो ऑर्डर ही होता है। वो ऑर्डर जो है वो किसी की डायरेक्शन भी हो सकती है, किसी काम से रोकने के लिए भी हो सकता है, किसी केस को जर्नल चलाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और उस ऑर्डर के खिलाफ जो हम अपील करेंगे ना वो 104 CPC के तहत करेंगे, ठीक है। इसको आप पढ़ते हैं। एन अपील shall lie from the following orders and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any law for the time being enforced from no other orders। अब ये कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं, इनके खिलाफ जो है अपील हो सकती है, बाकी जो नहीं दिए गए उनके खिलाफ वो कहता है कि टाइम बिंग के साथ लॉ को देखते हुए ऑर्डर अपील होगी। अब क्या है जी, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A के तहत जो ऑर्डर होगा उसके खिलाफ अपील हो सकती है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 अभी हम पढ़ गए, क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय दी। उसके बाद है जी फर्दर आ गया इसका अमेंडमेंट्स हैं इसमें एक, अच्छा इसका सब रूल 2 पढ़ते हैं। अब इसमें ये कहता है सेव एज अदर ग्राउंड। अच्छा इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है, एक जो ऑर्डर होता है ना एग्जीक्यूशन में आके उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। वो कौन सा एग्जीक्यूशन में ऑर्डर होता है, आप फलां बंदे को अरेस्ट कर लें या डिटेन कर लें, ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूशन में आके इनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपने किसी के पैसे देने, आपके पैसे की कोई डिक्री पास हुई, मेंटेनेंस की हुई है या कुछ भी हुई है, तो आप बार बार आपको नोटिस जा रहे हैं लेकिन आप नहीं दे रहे, वो बैलेंस अपॉइंट करवाता है, वो आपको अरेस्ट करवाता है, आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में नहीं जाएंगे। आप जब तक उसकी कुछ अमाउंट फुलफ़िल नहीं करेंगे, उसको कुछ हल नहीं करेंगे, तब तक उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। उसका हल ही निकालना पड़ेगा। उसका हल ये होगा कि आपको अमाउंट देनी पड़ेगी, 1/3 दे दें, सारी दे दें, वो स्वाबदीद आप पर है और कोर्ट पर है। अच्छा ये कुछ ऑर्डर्स थे जिनके खिलाफ अपील हो सकती है, ये 91 है, 92 है, उसके बाद 104 है, 91 और 92, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो इसमें मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है हमारे पास 115 रिवीजन।
इसको उर्दू में हम निगरानी बोलते हैं। सेक्शन 115 के तहत रिवीजन होती है, 114 होता है रिव्यू, 115 होती है रिवीजन। इनमें माइनर सा फ़र्क है। रिव्यू अपने ही फैसले को रिव्यू करना, यानी दोबारा उस पर गौर करना। रिवीजन ये हमेशा एपलेट फोरम पर होती है, यानी अपने से बड़ी अदालत पर। एक अदालत ने फैसला दिया, उससे बड़ी वाली अदालत में रिवीजन फाइल करते हैं, रिव्यू नहीं होता। तो ये सीन है, इसको इतना ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद इसकी आप वर्डिंग पढ़ते हैं। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाई एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू सच high court and which no appeal lies thereto and if such subordinate court appears। अब इसमें ये कहता है कि हाई कोर्ट अपने से नीचे वाली कोर्ट की जी दे दे। वेलकम। इसको बंद कर। हाई कोर्ट हमेशा जब भी उसके पास कोई रिवीजन जाएगी और वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन देगी कि इसका सारा रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि देखा जाए कि किस वजह से रिवीजन आई है। रिवीजन में 3 चीज़ें काउंट की जाती हैं। ये देखा जाता है कि आया नीचे वाली कोर्ट ने अपनी पावर से ज़्यादा का इस्तेमाल तो नहीं किया, या ये देखा जाएगा उसकी जुरिडिक्शन बनती भी थी या नहीं बनती थी। तीसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि आया उसके पास ये इख्तियार था, उसने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये 3 चीज़ें बेसिक हैं जिसकी वजह से रिवीजन हमेशा दायर होती है। और एक चीज़ ये 90 डेज़ इसका टाइम होता है रिवीजन दायर करने का। ठीक है, ये रिवीजन का कंसेप्ट है। 90। अब आ गया हमारे पास जी इनहेरेंट पावर 151, आखिरी सेक्शन है ये हमारा। ये जी इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स हैं। Saving of inherent power of courts, nothing in this court shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice। ये एंड जहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये एंड का मकसद इख्तिताम नहीं है। इस एंड का मकसद है, सॉरी, इस एंड का मीनिंग है मकसद। ये मकसद वाला, पर्पज़ वाला एंड है। ठीक है, ये वर्डिंग हमेशा गौर करते हैं कि एक वर्ड की मीनिंग क्या बन रहा है, उसको समझने के लिए। एंड ऑफ जस्टिस यानी इसका मकसद है इंसाफ करना। और टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, यानी अदालत अपना इख्तियार कब इस्तेमाल करती है, जब अदालत को लगे कि मेरा पर्सनल इख्तियार या अपना मैं पर्सनल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये जो 2 पार्टियों के दरमियान केस हुआ है इसमें इंसाफ हो सकता है और इसका फ़ैसला जल्दी हो सकता है, तब कोर्ट जो है अपने ज़ाती इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेरेंट पावर को हम कहते हैं ज़ाती इख्तियारात भी। ठीक है जी, आज हमारा जो CPC के सेक्शन है वो एक तरह के वाइंड अप हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑर्डर 1 पढ़ते हैं, उसके मुताबिक बाकी सारी प्रोसीडिंग करते हैं। ठीक है।